हाँ तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बाद आज हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके बाद में फ्लक्स, गॉस लॉ और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें ऑन पेपर रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए हमने कुछ लाइंस डिस्कवर की है और माइकल फेराडे ने इनको इन्वेंट किया था। मैग्नेटिक लाइंस भी माइकल फेराडे ने ही डिस्कवर की थी। तो ये लाइंस वो लाइंस होंगी जो किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। इन लाइंस को ड्रॉ करने के जो कुछ रूल्स होते हैं उन्हें ही हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ कहेंगे। तो सबसे पहली बात हम माइंड में अपने ये बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको मैं EFL से दिखा रहा हूँ, ये पूरी तरह से इमेजिनरी हैं। यानी इन लाइंस का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने बनाई हैं ताकि हम किसी भी चार्ज के या किसी भी रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन से या ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never exist, these lines are imaginary। ये लाइंस होती नहीं है, इमेजिनरी है। और इसका मतलब ये आगे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे वो सब प्रॉपर्टीज़ भी इमेजिनरी हैं, लेकिन वो रूल्स हैं और वो रूल्स फॉलो करना ज़रूरी है जब हम इन लाइंस को रिप्रेजेंट करें। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद में सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि दीज लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज और इनफाइनाइट। इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी या फिर इनफाइनाइट से, और ये टर्मिनेट होंगी हमेशा नेगेटिव चार्ज पर और या फिर इनफाइनाइट पर। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज से ये कभी भी ओरिजिनेट नहीं होंगी। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर तो ये लाइंस इस तरह से पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर ये लाइंस टर्मिनेट होंगी। ठीक है ना। अब जैसे मैं इन लाइंस की बात करूं कि ये लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं, तो आपको दिख रहा है कि ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। लेकिन लाइंस टर्मिनेट कहाँ पर हो रही हैं? तो ये लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं इनफाइनाइट पर। यहाँ पर ये लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं यानी ख़त्म हो रही हैं कहाँ पर? नेगेटिव पर। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? ये ओरिजिनेट हुई थी कहाँ से? इनफाइनाइट से। इसका मतलब ये लाइंस ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव से या फिर इनफाइनाइट से और टर्मिनेट होंगी नेगेटिव पर या फिर इनफाइनाइट पर। छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब भी
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर पास पास आपको दिखाई दे यहाँ पर, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए यहाँ पर, तो अब लाइंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाए। तो ये लाइंस का पैटर्न आपको दिखा कि ये ओरिजिनेट हो रही है पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो रही है नेगेटिव पर। और आप अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ लाइंस देखें तो आपको ये भी पता लगेगा अभी आगे कि नंबर ऑफ लाइंस का भी एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। हमारी इच्छा से हम किसी भी चार्ज पर कितनी भी लाइंस ड्रॉ या टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन इस फिगर को देख करके हमें ये लग रहा है कि ये वाला जो चार्ज है ये प्लस है और ये वाला चार्ज है जो ये नेगेटिव है, और दोनों तरफ नंबर ऑफ लाइंस बराबर है। इसका मतलब अगर ये प्लस क्यू है तो फिर ये माइनस क्यू होगा। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ लाइंस दोनों तरफ बराबर हैं आपको दिखाई दें तो इसका मतलब बोथ चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जब दोनों चार्जेस बराबर होंगे दोनों तरफ लाइंस भी बराबर होंगी। अगर ये दोनों चार्ज मान लीजिए कि दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव होते, ऑफ लाइंस दोनों तरफ काउंट कर रहे हैं तो यहाँ दोनों तरफ नंबर ऑफ लाइंस बराबर है। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका मतलब मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो नंबर ऑफ लाइंस भी दोनों तरफ बराबर होंगे, तो टर्मिनेट होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। Tangent at electric field lines represent of intensity of electric field at that point। यानी किसी भी पॉइंट पर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाया जाता है, आप जानते ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे दिख रही है कि वो सिर्फ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि अगर सपोज़ कीजिए कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज और ये कोई नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है जो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर के नेगेटिव पर टर्मिनेट हो रही है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बल्कि इस पॉइंट पर ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट हो पाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द टेंजेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट पॉइंट। नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये टेंजेंट ड्रॉ करके हम बता रहे हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे ये कोई लाइन है यहाँ पर और यहाँ पर ये कोई लाइन है और इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, और मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो आप देख रहे हो इस पॉइंट पर आपको दो टेंजेंट मिल जाएंगे यहाँ पर, और एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट मिल गए हैं, इसलिए इस तरह का इंटरसेक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिक मिलेगा आपको। एक ही पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन से एक यूनिक मैग्नीट्यूड और एक यूनिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लाइंस की बात कर रहा था तो उसको हम यहाँ पर और क्लेरिफाई करें कि नंबर ऑफ लाइंस किस तरह जो लाइंस ओरिजिनेट हो या फिर टर्मिनेट हो, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी चार्ज अगर बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है तो लाइंस भी ज़्यादा आएंगी, और चार्ज अगर छोटा है तो लाइंस भी कम आएंगी। लाइंस का रेशियो हमेशा चार्ज के रेशियो को पैटर्न जो आपको बना हुआ मिला है क्वेश्चन में, सपोज कीजिए वो इस तरह से बन गया है। ये लाइन का पैटर्न आपको क्वेश्चन में मिला है। और अब वो ये बोलता है कि बताओ कि प्रॉपर्टीज कहा जाता है, हालांकि ये लाइन ड्रॉ करने के रूल्स है। अब हम यहाँ अंदाजा लगा लिया क्या कि Q1 यहाँ पर पॉजिटिव है और Q2 यहाँ पर नेगेटिव है। दूसरा, आपको इस पैटर्न देख करके साफ दिख रहा है कि नंबर ऑफ लाइंस Q1 पे ज़्यादा दिख रही है और Q2 पे कम। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में Q1 विल बी ग्रेटर देन Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा आएगा क्योंकि Q1 पर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है। अब आप चाहें तो इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो भी ला सकते हैं कि इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड का यहाँ पर रेशियो क्या आएगा। तो आप नंबर ऑफ लाइंस न्यूट्रल पॉइंट के बारे में हमने पूरा एक लेक्चर लिया था और हमने ये देखा था कि जब दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो न्यूट्रल पॉइंट उन दोनों चार्जेस के बीच में हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? इधर लेफ्ट टू Q1 और राइट टू Q2, और वो उस साइड होगा जहाँ पर छोटा चार्ज है। यहाँ पर छोटा चार्ज कौन है? Q2। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ये 3 या 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उसमें से न्यूट्रल पॉइंट कौन सा हो सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉइंट उसने यहाँ पर बनाया A, एक पॉइंट उसने यहाँ बनाया सेंटर पे B, एक पॉइंट उसने ये बनाया C, एक पॉइंट यहाँ पर बनाया D और एक पॉइंट यहाँ पर बनाया उसने E। तो अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन सा न्यूट्रल पॉइंट पॉसिबल है। इस लाइन के पैटर्न को देख करके आपने ये पता लगा लिया कि इन दोनों चार्जेस के बीच में तो कोई न्यूट्रल पॉइंट होगा ही नहीं। इसका मतलब ना तो A हो सकता है, ना B और ना ही C। और आपको ये भी पता है कि Q2 छोटा है, तो फिर आपने 5th कंक्लूजन में ये लिखा कि D में बी न्यूट्रल पॉइंट। यानी आप ये कह सकते हैं शॉर्टकट में कि अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो जिस चार्ज पर आपको लाइंस कम दिख रही हैं उस तरफ न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, उस तरफ न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, लेकिन वो पॉइंट बीच में कहीं भी नहीं आएगा। और अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के नहीं बल्कि सिमिलर नेचर के हैं तो न्यूट्रल पॉइंट उन दोनों चार्जेस के बीच में ही, छोटे वाले चार्ज के पास में, यानी उस चार्ज के पास में जहाँ पर लाइंस कम बनी हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि यही क्वेश्चन IIT में भी रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन
कि अगर मान लीजिए 2 चार्जेस यहाँ पे दिए हैं Q1 और Q2 और लाइंस का पैटर्न इस तरह से बना हुआ है। अब इन दोनों चार्जेस को देख करके आप क्या अंदाजा लगाएंगे, क्योंकि दोनों ही चार्ज से लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, इसका मतलब आपको ये पता लगा कि इसके अंदर Q1 पॉजिटिव है और इसके अंदर Q2 भी पॉजिटिव होगा। मैग्नीट्यूड में Q1 बड़ा होगा Q2 से। मैग्नीट्यूड यहाँ पे आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। और साथ में आपको इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का रेशियो भी पता लग जाएगा। आप नंबर ऑफ लाइन्स काउंट कर लें, 11 ही आए यहाँ पर भी, 7। और अब आपको ये पता लगाना है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं। तो न्यूट्रल पॉइंट ना तो ए के Q1 के पास में होगा और ना ही बीच में होगा, बल्कि यहाँ पर। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ A, इसका नाम B और इसका नाम C, तो आप बोल सकते हैं कि C में भी न्यूट्रल पॉइंट। अब C न्यूट्रल पॉइंट क्यों हो सकता है, क्योंकि छोटे वाले चार्ज के पास में दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं। इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद में आपको पता लग रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस पता लगा सकते हैं। लाइन पैटर्न अपने आप में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा कि कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, कौन सा चार्ज बड़ा है और कौन सा चार्ज छोटा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में आपको नंबर ऑफ लाइंस भी अलग अलग बनानी पड़ेंगी। और इन लाइंस का जो रिलेशन रहता है एज़ कम्पेयर टू एयर और फ्री स्पेस और किसी दूसरे मीडियम की बात करें, तो नंबर ऑफ लाइंस इन मीडियम, नंबर ऑफ लाइंस इन मीडियम, फाई m लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इज इक्वल टू फाई नॉट बाई एप्सिलॉन r। फाई नॉट इज द नंबर ऑफ लाइंस in air or free space and epsilon r is the dielectric constant of that medium। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एयर और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है। एप्सिलॉन r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है नॉन कंडक्टिंग मीडियम के लिए, जिन्हें डायलैक्ट्रिक मीडियम्स कहा जाता है। और एप्सिलॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कंडक्टर्स के लिए। तो देखो बच्चों, ये नंबर ऑफ लाइंस अगर आपने यहाँ बनाई हैं जो कि एयर में है, और यहाँ पर अगर कोई मीडियम आ जाता है, सपोज़ कीजिए नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, ये कोई पेपर है, वुड है, इस तरह का कोई नॉन कंडक्टिंग मीडियम यहाँ आ जाता है, तो अब ये नंबर ऑफ लाइंस जो होंगी, क्योंकि आपको पता है कि इसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसके अंदर जो लाइंस होंगी 1 से बड़ा का डिवाइड होने के बाद वो एयर के कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। लेकिन जहाँ पर एयर आएगी वहाँ पर ये लाइंस वापस उतनी ही हो जाएंगी जितनी पहले थी। तो अब आपने देखा यहाँ पर 5 मीडियम जो है वो एज़ कम्पेयर टू एयर कम है, लेकिन एयर में आने के बाद ये लाइंस वापस उतनी ही हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम ने लाइंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, बल्कि इसे हम पढ़ते हैं और आगे जाके कि हम कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड लाइंस आती हैं। ये इंड्यूस्ड लाइंस हैं इसके अंदर, और ये इंड्यूस्ड लाइंस जो होती हैं वो होती हैं फाई नॉट 1 - 1 बाय एप्सिलॉन r। और ये इंड्यूस्ड लाइंस हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगी।
इंड्यूस लाइंस का मैग्नीट्यूड है फाई नॉट 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर, और ये इंड्यूस लाइन हमेशा अप्लाइड लाइंस या वो लाइंस जो एयर में प्रेजेंट हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी, चाहे ये वो मीडियम कंडक्टिंग हो या फिर नॉन कंडक्टिंग हो। इतनी लाइंस उस मीडियम के अंदर प्रोड्यूस होंगी और वो उसकी खुद की होंगी ड्यू टू पोलराइजेशन। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डायलैक्ट्रिक के अंदर, कंडक्टिंग में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलराइजेशन की वजह से वो अपना अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा फील्ड इसके अंदर एक प्रोड्यूस होता है जिसे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको नोट कीजिए आप, फिर हम इसको एग्जाम्पल से और समझेंगे। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर पूरा क्लियरफाई करें हम यहाँ कि ये लाइंस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, तो रफली कुछ नंबर ऑफ लाइंस आप देख लें यहाँ पर। सपोज़ कीजिए नंबर ऑफ लाइंस आपने यहाँ बनाई है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 लाइंस हैं यहाँ पर। और सपोज़ कीजिए ये एक ऐसे मीडियम में एंटर हो रही है और इस मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो कि 2 है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, इसका मतलब ये नॉन कंडक्टिंग मीडियम है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ इंड्यूस लाइंस भी आएंगी, और मैंने आपको बताया ये इंड्यूस लाइंस जो होती है ये ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। ये इंड्यूस लाइन इसके अंदर कितनी आएंगी, तो मैंने देखा यहाँ पर बाहर फाई नॉट की वैल्यू जो यहाँ पर दिख रही है वो 6 है, 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा फाई नॉट बाई 2। अप्रॉक्सीमेटली आधी लाइंस इसके अंदर इंड्यूस लाइंस आएंगी। तो अगर मैं यहाँ पर लाइंस को काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6 लाइंस इसमें वो थी जो आउटसाइड से आ रही थी, तो इसका हाफ यानी 3 लाइंस अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी। जिसका मतलब अब इसमें आप देखें अंदर इनसाइड द मीडियम, अगर आप देखना चाहते हैं मीडियम के अंदर क्या हो रहा है, तो आपने ये देखा कि इसके अंदर 6 लाइंस अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव 3 लाइंस, तो रिमेनिंग लाइंस कितनी रहेंगी 3। इसका मतलब नेट इफेक्ट जो आएगा इसका वो ये आएगा कि इस मीडियम के अंदर जब यहाँ से 6 लाइंस एंटर कर रही होंगी तो मीडियम के अंदर आपको रिजल्टेंट इफेक्ट की वजह से केवल दिखाई देंगे। और अब आप इसको काउंट कर सकते हो कि मीडियम में कितनी लाइंस आपको दिखाई दी, तो ये मीडियम में जो लाइंस होंगी वो एयर के कंपैरेटिवली हाफ हो जाएंगी, क्योंकि हाफ लाइंस इंड्यूस आई थी और वो थी। तो इसने लाइंस को एब्जॉर्ब नहीं किया, बल्कि इसका इफेक्ट वहीं तक होगा अपने अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू पोलराइजेशन। और अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल होता, तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टिंग मटेरियल है आपकी बार, अब आप पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर इंड्यूस लाइन कितनी आएंगी, ताकि हम सीधा इफेक्ट बताएं यहाँ पर। तो इसके अंदर इंड्यूस लाइंस जो आएंगी वो आएंगी फाई नॉट 1 माइनस 1/∞, मतलब फाई नॉट के बराबर, और अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर इतनी लाइंस लगाई हैं, ये अप्लाइड फील्ड है जो 5 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर इंड्यूस लाइंस भी बिल्कुल फाई नॉट के बराबर ही आएंगी और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर अगर आप लाइन काउंट करोगे तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हमेशा ऐसे ही होगा कि जितनी पॉजिटिव लाइंस आप बाहर से लगाओगे उतनी ही नेगेटिव लाइंस ये खुद प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू इंड्यूस फील्ड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आ जाएंगे इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो ये वाला पार्ट इसका नेगेटिव और ये वाला पार्ट इसका पॉजिटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स होंगी वो अप्लाइड फील्ड के ठीक बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो नेट इफेक्ट इसका ये आएगा कंडक्टिंग मटेरियल का। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो नेट इफेक्ट ये आएगा कि जब आप कंडक्टिंग मीडियम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, और वी कैन से इफ एनी कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इफेक्ट इज सच दैट नो लाइन कैन पास थ्रू द कंडक्टिंग मीडियम।
अब अगर आपसे कोई बोलता है क्या इसके अंदर लाइन्स ज़ीरो है, तो आप बोलोगे नहीं इसके अंदर लाइन्स हैं, इसके अंदर लाइन्स ज़ीरो नहीं है, इसके अंदर लाइन्स हैं, बल्कि इसके अंदर दो लाइन्स हैं। एक अप्लाइड लाइन्स जो बाहर से अप्लाइड की थी आपने, और दूसरा इंड्यूस लाइन, और उन दोनों के रिजल्टेंट इफेक्ट से आपको दिख रहा है कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो। इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, क्योंकि इसमें कोई लाइन्स आपको दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह का मीडियम कौन सा मीडियम हो जाएगा, कंडक्टिंग मीडियम, जिसमें लाइन्स आपको एंटर होती हुई दिखेंगी और एग्जिट होती हुई दिखेंगी, बट नो लाइन कैन पेनिट्रेट और नो लाइन कैन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टिंग मीडियम। तो नॉन कंडक्टिंग में लाइन्स कम हो जाएंगी और कंडक्टिंग में जीरो जाएंगी, एयर में दूसरी रहेंगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें तो ऐसा कोई मीडियम नहीं होगा जिसमें नंबर ऑफ लाइन्स एज कम्पेयर टू एयर और वैक्यूम हमें ज़्यादा मिले। लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स में ऐसा होता है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ लाइन्स होती है वो एज कम्पेयर टू एयर ज़्यादा होती है, और वो लाइन्स ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उस मटेरियल के अंदर इंड्यूस्ड लाइन्स जो आएंगी वो अप्लाइड फील्ड की डायरेक्शन में ही आएंगी। और ऐसे दो मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अगर आप पैरा और फेरो की बात करें जाके हम देखेंगे कि पैरा और फेरोमैग्नेटिक में होता और लाइन्स हम रिप्रेजेंट करते ऐसे हैं। तो इन लाइंस के साथ साथ हमें इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस भी दिखानी पड़ेगी यहाँ पर, और ये लाइंस जो एक्स्ट्रा आ रही है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आएंगी। इलेक्ट्रिकली ऐसा कोई मीडियम नहीं होता जिसमें नंबर ऑफ लाइंस एज कम्पेयर टू एयर और वैक्यूम ज़्यादा मिलें। कंडक्टिंग में जीरो मिलेंगी और नॉन कंडक्टिंग में एज कम्पेयर टू एयर हमेशा कम ही मिलेंगी। ये मैग्नेटिक लाइन। अब नंबर ऑफ लाइंस की हमने बात करी है। अब लाइंस का जो पैटर्न होता है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि फील्ड कई तरह के होते हैं। बेसिकली आपने 4 तरह के फील्ड पढ़े थे हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऑफ 4 टाइप्स: यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल को तो हम यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांस्टेंट और वेरिएबल तो टाइम के साथ में चेंज होता है और टाइम के साथ में उसका डिपेंडेंस या रिलेशन होता है। लेकिन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड नेट होती है पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। दोनों में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में इक्वल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। और नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो आपको पता ही है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे भी रैंडमली बनाएं। ये सारे के सारे जो लाइंस हैं ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इनमें जहाँ लाइंस क्लोजर होती हैं, जहाँ लाइन क्लोजर होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है। इसका मतलब ई ए और ई बी आपस में बराबर आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप ये जरूर कह सकते हो कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा आएगा, बिकॉज स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स is smaller at A as compared to B, means lines are closer. So whenever lines are closer, strength of electric field will be greater. जहाँ पर लाइन्स पास होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा स्ट्रांग होगा। अगर मैं यहाँ पर अब आप कहोगे सब यहाँ पर स्पेसिंग बराबर है, जैसे कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी और ये कोई पॉइंट सी है, स्पेसिंग बराबर है, तो भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट और यहाँ पर टेंजेंट एक डायरेक्शन में नहीं आएगी, इसलिए आप ए पर, बी पर और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बराबर नहीं कह पाओगे। मैग्नीट्यूड में भले ही ये बराबर दिखाई दे आपको, लेकिन डायरेक्शन में ये बराबर नहीं है। स्पेसिंग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी और डायरेक्शन दिखाएगा भी यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर स्पेसिंग जो है मैग्नीट्यूड की वजह से ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है क्योंकि लाइन पास है, और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो।
सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पर जेईई में और नीट में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इसका रीज़न भी हमने पहले पढ़ लिया है। पहले हम उस प्रॉपर्टी पर ध्यान लगाएं कि हम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आप परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कंडक्टिंग सरफेसेस के परपेंडिकुलर होती हैं, उसके अंदर एंटर नहीं करती हैं। ये तो हमने अभी सीख लिया था। इसका मतलब कंडक्टिंग मटेरियल्स को लेकर के हमें दो बातों का ध्यान रखना है कि अगर ये कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर इनसाइड इसके अंदर कोई लाइन दिखाई नहीं देगी। और दूसरी बात, लाइन हमेशा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। कंडक्टिंग मटेरियल के सामने आते ही आप इन दो बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। पहली बात, लाइन उसके अंदर नहीं होगी, और दूसरा, उसकी सरफेस पर लाइन होगी, बाहर तो होगी ही होगी, और सरफेस पर हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर। इन दो बातों को ध्यान में रख करके हम लाइन का पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है। अब आप जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर है, जो स्फेरिकल बॉडी जो होती है ये पूरी तरह से सिमेट्रिक होती है। आपने इसको चार्ज दिया है, अंदर कोई चार्ज है नहीं, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न आएगा वो इस तरह से आएगा कि इसकी सरफेस के बाहर और परपेंडिकुलर रहें। क्योंकि ये स्फीयर है यहाँ पर, और आप जानते हो कि स्फीयर की सरफेस का कोई भी परपेंडिकुलर होगा वो इसके सेंटर से पास होता हुआ दिखाई देगा। अंदर आपको लाइन दिखाई नहीं देगी, बट इट सीम्स दैट दीज लाइन्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ऐसा लगेगा हमें कि ये स्फीयर के सेंटर से आ रही हैं, लेकिन स्फीयर के सेंटर से तो ये नहीं आएंगी, क्योंकि अंदर तो कोई लाइन प्रेजेंट होगी नहीं। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि दो कनेक्टर आ जाते हैं और फिर हमें लाइन का पैटर्न बनाना पड़ जाए। सपोज कीजिए कि ये कोई कनेक्टिंग स्फीयर है यहाँ पर, और ये कोई कनेक्टिंग प्लेट है। और मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ड्यू टू इंडक्शन इस पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया। अब लाइन्स का पैटर्न किस तरह से बनेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर रहेंगी लाइन्स, तो ऐसा लगेगा कि इसके सेंटर से आ रही है। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लाइन्स इसकी सरफेस के भी परपेंडिकुलर ही रहेंगी, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग बॉडी है। तो ये लाइन इस तरह से अपना शेप चेंज करके दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर बन जाएगी। अब ये लाइन्स ने ऐसा शेप क्यों लिया, क्योंकि हमें इन कंडीशन को ध्यान रखना है। लाइन तो होती नहीं है, लाइन कहीं मुड़ेगी नहीं, लेकिन हम जो लाइन्स को ड्रॉ कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, और हमें पता है कि दोनों ही कंडक्टिंग बॉडीज़ के हमें परपेंडिकुलर बनानी है। आगे अब आप देखिए कि यहाँ पर जो अगर आप मान लें कि और यहाँ पर कोई भी मॉड्यूल नहीं है, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो लाइन आएंगी इस तरह से आएंगी। इस तरह से यहाँ पर जो लाइन आएंगी वो इसके पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ ऑर्डिनेट को भी दिखाई देगी। तो ये लाइन का पैटर्न बन जाएगा जब दो कंडक्टर्स आपने यहाँ पर बनाए और आपने इन बातों को ध्यान में रखा है कि कंडक्टर के अंदर कोई लाइन नहीं है और लाइन हमेशा उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। अब मान लीजिए कि हम एक प्रॉब्लम पर यहाँ डिस्कस करते हैं। आईआईटी में ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है जेईई एडवांस के अंदर, लेकिन बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको नीट पे भी देख सकते हैं। यहाँ पर दो तरह से हम उस प्रॉब्लम को यहाँ पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर ये कोई कंडक्टिंग शेल है। कंडक्टिंग शेल का मतलब ये हो गया कि ये इसका मटेरियल कंडक्टिंग है, तो आपको इसमें टू सरफेसेस दिखाई देंगी, इनर सरफेस और
आउटर सरफेस। इसका ये वाला जो पार्ट है ये कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, इसको स्फेरिकल शेल भी बोलते हैं हम यहाँ पर, और इसी टाइप का स्फेरिकल शेल मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये भी कंडक्टर हैं, ठीक है, दोनों स्फेरिकल शेल हैं। अब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया है, यहाँ पर भी मैंने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा है, लेकिन वो पॉइंट चार्ज सेंटर से थोड़ा हट करके हैं। अब मैं नंबर ऑफ लाइंस इसमें ड्रॉ करना चाहता हूँ कि लाइंस कैसे बनेंगी, लाइन का पैटर्न कैसा आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, आप जानते हैं ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इस मटेरियल के अंदर होंगे, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो इस पॉजिटिव से अट्रैक्ट होकर के इस तरफ आ जाएंगे। तो इसकी सरफेस का एक पार्ट पॉजिटिव और एक पार्ट नेगेटिव, इनर सरफेस नेगेटिव और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप लाइन का पैटर्न बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको पता लग रहा है यहाँ पर कि इसको तो वो अलग प्रॉब्लम है, इसके पास में रखा हुआ नहीं है, तो इस पॉजिटिव से लाइन आपको बाहर एग्जिट होती हुई दिखाई देगी। और ये लाइंस इसके सरफेस पर हर समय 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी। अंदर की बात हम करें तो पॉजिटिव से लाइन टर्मिनेट होकर नेगेटिव पे जाएगी, तो अब आपको ये दिखाई दिया यहाँ पर ये लाइंस जो इस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होकर के अंदर की सरफेस, इनर सरफेस जिस पर नेगेटिव चार्ज है वहाँ टर्मिनेट हुई, और बाहर के पॉजिटिव चार्ज से लाइन फिर ओरिजिनेट हुई। लेकिन लाइन कहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसके इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये वाला पार्ट कैसा है, कंडक्टर। अब वही पैटर्न हम यहाँ बनाना चाहें तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को एक बार फिर अट्रैक्ट करेगा, तो इस कंडक्टिंग स्फीयर का इनर पार्ट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, आउटर सरफेस पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या लाइन का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही बनेगा? तो हम देखते हैं कि नहीं, क्योंकि अंदर वाले चार्ज कर दिया है, तो लाइन का पैटर्न में भी थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। जैसे आप इस पॉजिटिव चार्ज खींच के यहाँ पे ले गए तो लाइन्स इसके साथ साथ भी मुड़ जाएंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज क्लोजर आ गया, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा आएगी, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ लाइन्स थोड़ी ज़्यादा दिखाई देंगी। लेकिन ये सरफेस के तो परपेंडिकुलर ही रहेंगी, इसलिए ये लाइन्स हम इस शेप को ले लेंगे। तो आप ये अंदर वाला पार्ट बिल्कुल रिलीज कर दें। लाइन्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो गई, इस नेगेटिव वाली सरफेस पर टर्मिनेट हो गई हैं, और इस तरह से टर्मिनेट हुई कि ये एंगल हम समय कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। लेकिन बाहर वाली सरफेस पर तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। बाहर वाली लाइन का पैटर्न हो जाएगा, और ये लाइन का पैटर्न अंदर आप देख रहे हो कि हमने उन बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी लाइन इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी, और लाइन इस सरफेस के लिए और इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर होगी। चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इस तरफ डिस्टर्ब हो गया है। तो अगर आप कहें कि सब आप देख लो, अब ये वाला जो पॉइंट होगा वो उसकी सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं आएगा। परपेंडिकुलर आने के लिए आपको यहाँ पर इस तरह से बढ़ाना पड़ेगा कि हमें जैसे ये से आ रहा है, तो ये लाइन इस तरह से बन जाएगी जो इसका टेंजेंट सेंटर की तरफ आपको दिखाई देगी। तो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, क्योंकि चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी दिस इज द पैटर्न ऑफ लाइन्स।
कोई भी लाइन यहाँ पर अंदर पार्ट में प्रेजेंट नहीं होगी और कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन्हें आप अपने माइंड में रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा। तो मैंने इसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी हैं, अलग अलग मीडियम में, नंबर ऑफ़ लाइन्स, और ये वाला पार्ट कंडक्टिंग सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी, टर्मिनेट कहाँ पर होंगी, ऑरिजिनेट कहाँ से होती हैं, टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थैंक यू।